नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु त्रिपाठी और आप देख रहे हैं द फाइंडर न्यूज। जिले की आवाज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के जो हमारे विशिष्ट मेहमान हैं वो एक आईपीएस अधिकारी हैं, लेकिन किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और उनका नाम आपको बता दूंगा तो आप स्वतः ही पहचान जाएंगे। आईपीएस अभिषेक पल्लव सर हमारे साथ आज कार्यक्रम में मौजूद हैं। सर, स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे और कैसे आपको प्रेरणा मिली, क्योंकि आप ने मनोचिकित्सक के रूप में पढ़ाई की है और मतलब करियर भी परस्यू किया है और फिर आप आईपीएस में आए, सिविल सर्विसेज में आए। तो सबसे पहले इस प्रेरणा के बारे में आप हमें कोई जानकारी। मैं बिहार के बेगूसराय ज़िले के चेरिया बरियारपुर गांव में जन्म हुआ था मेरा। मैं बिहार का रहने वाला हूं। जब मैं बड़ा हो रहा था तो आस-पास सभी लोग बिहार में कहते हैं आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे। तो बिहार में उस टाइम एक इकोसिस्टम था, तो शुरू से मैंने सुना था आईएएस आईपीएस के बारे में। मेरे पापा मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में थे, तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों जगह जो है उनका ट्रांसफ़र होता था। आप समझ सकते हैं 1 से लेकर 12 तक मैंने 7 अलग अलग केंद्रीय विद्यालय से पढ़ाई की। दूर दूर रांची, सिलीगुड़ी, पुणे, इलाहाबाद, गोवा, दिल्ली। तो लगातार ट्रांसफरेबल जॉब में पापा थे। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों के साथ रहे, तो एक आर्म्ड फोर्सेस की तरफ जो एक क्रेज़ था, एक रेस्पेक्ट था कि किस मुश्किल हालातों में यूनिफॉर्म फोर्सेस काम करती हैं। तो उधर एक मैंने एनडीए भी दिया था, वहाँ भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद एमबीबीएस में मेरा सिलेक्शन हुआ और मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गोवा से एमबीबीएस किया और उसके बाद एम्स दिल्ली से मैंने एमडी साइकेट्री किया। एमडी साइकेट्री करने के बाद मैं और मेरे छोटे भाई दोनों यूपीएससी की तैयारी में लगे। मेरा पहले अटैम्प्ट में जो है भारतीय पुलिस सेवा में 2012 सिविल सर्विसेज में हुआ और मेरे छोटे भाई का 2013 एग्ज़ाम से भारतीय वन सेवा मध्य प्रदेश काडर में, वो अभी डीएफओ बालाघाट के रूप में पदस्थ है। निश्चित रूप से बहुत अच्छी सर्विस है और पिछले 10 वर्षों में अलग अलग परिस्थितियों में मैंने काम किया है। सर, जैसा कि आपने अपने पिताजी के आर्मी के करियर को यहाँ पर जिक्र किया है, कहीं ना कहीं वो प्रेरणा रही होगी आपकी और पिताजी से और यूनिफॉर्म फोर्सेस का जैसे आपने जिक्र किया, तो क्या इसने एक प्रभाव डाला आपका सिलेक्शन में? ये बिल्कुल, आप जब आर्मी में रहते हैं तो कहते हैं आर्मी मैन जो है एक कंप्लीट पर्सनैलिटी है, एक डेडिकेशन, ऑनेस्टी, सैक्रिफाइस और एक अपने ऊपर सेल्फ प्राइड, अपने यूनिफॉर्म के ऊपर। ये यूनिफॉर्म फोर्सेस से हम सीख सकते हैं। निश्चित रूप से जो एक आर्मी का एक आदमी, एक यूनिफॉर्म फोर्सेस के जो अधिकारी होते हैं वो दूर से दिख जाते हैं, अलग दिखते हैं। और निश्चित रूप से यही कारण था कि जब मैं भारतीय पुलिस सेवा में आया तो जो आर्मी के जब मैं बड़ा हो रहा था, जो आर्मी से जो मैंने कुछ चीज़ें सीखी, जो मैंने साइकेट्री में सीखी, मेडिकल साइंस से सीखी, वो सभी चीज़ें एक अच्छे पुलिस अधिकारी बनने में मुझे मदद करी। जी सर। सर, आपकी पहली जो नियुक्ति थी वो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में थी। अगर पहली नियुक्ति की कोई किस्से आप हमें बता सकें। दंतेवाड़ा में बहुत सारे किस्से हैं। दंतेवाड़ा जब मैं ज्वाइन किया तो उस टाइम भारत के सबसे 3 बड़े ज़िलों में जहाँ पे नक्सलवाद की समस्या थी उसमें से दंतेवाड़ा एक था। वहाँ पर सीआरपीएफ के 76 जवान 2010 में शहीद हो गए थे। जीरम घाटी घटना हुई थी जिसमें कि काफ़ी नेतागण और काफ़ी पुलिसकर्मी जो हैं शहीद हुए थे। वहाँ जाने के जब मेरी छत्तीसगढ़ काडर मुझे अलॉट हुआ तो जो मेरे एकेडमी में हमें काडर एलोकेट होता है, जब मैं नेशनल पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहा था तो काफ़ी लोग सहानुभूति सा जता रहे थे कि छत्तीसगढ़ काडर मिल गया है, वहाँ तो नक्सलवाद है, खतरा है। लेकिन क्योंकि मैं पापा आर्मी में रहे हैं, हम लोग विषम जगह पर हम लोग पापा ने काम किया है, वहाँ पे हमने लोगों को देखा है करते, तो मुझे कोई डर नहीं था और मैंने उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया। और दंतेवाड़ा में जब मैं ज्वाइन हुआ तो मेरी पत्नी भी डॉक्टर हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। हम लोग साथ में वहाँ पर दंतेवाड़ा गए। दंतेवाड़ा में मेरे द्वारा वहाँ 200 से ज़्यादा हेल्थ कैंप्स लगाए गए, जिसमें करीब 1 लाख से ज़्यादा ट्राइबल्स को हम लोगों ने जो है इलाज किया। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस में और जो आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस में जो एक गैप होता था, वो गैप कम हुआ। जो हम कहते हैं विनिंग हार्ट एंड माइंड फॉर द पीपल, उसमें हमने काम किया। करीब करीब सभी लोग वहाँ के दंतेवाड़ा के लोग मुझे पहचानते थे, चेहरे से पहचानते थे। काफ़ी लोग मुझे दवाई वाले, पुलिस वाले भी बोलने लग गए थे। हम लोग हमेशा मेरी गाड़ी में दवाइयाँ पड़ी रहती थी। फिर हम लोगों ने काफ़ी वहाँ नक्सल ऑपरेशंस कराए। काफ़ी विषम कुछ इवेंट्स भी हुए,
नकारात्मक, लेकिन एक हिम्मत के साथ हमने काम किया और एक बहुत ही एनरिचिंग और बहुत ही अच्छा वहाँ माहौल था। मैंने वहाँ पे लोन वराटू एक अभियान लॉन्च किया था घर वापसी का, जिसमें कि हम गांव-गांव जाके जो परिवार वाले थे माओवादियों के उनको समझाते थे, उनको चिट्ठी लिखते थे, उन्हें बताते थे कि उनके परिवारजनों के ऊपर इतने अपराध हैं, उन्हें आत्मसमर्पण कराएं। और मुझे खुशी है कि पिछले 3 साल में इस अभियान में 900 से ऊपर माओवादी जो है आत्मसमर्पण कर चुके हैं, जिसमें से 200 से ज़्यादा जो हैं वो इनामी माओवादी हैं। ये पूरे देश भर में माओवाद के क्षेत्र में सबसे बड़ा आत्मसमर्पण प्रोग्राम है जो कि स्वतः चल रहा है। सर, आपने माओवाद का जिक्र किया, ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक चैलेंज के रूप में तो है ही, और नॉर्मल पुलिसिंग से अलग है ऐसे चैलेंजेस को डील करना। तो कुछ विशेष मतलब एक तो हो गया कि आप किसी नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट में एज सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आप इन चार्ज ले रहे हैं और मतलब डे टू डे आप एक्टिविटीज़ को अपना अंजाम दे रहे हैं, लेकिन जो विशेष क्षेत्र हैं जो नक्सल प्रभावित हैं, रेड कॉरिडोर में आ रहे हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, तो ऐसे में क्या प्रिकॉशंस आप मतलब ज़रूरी प्रिकॉशंस क्या आप ध्यान में रखते हैं पुलिसिंग का निर्वहन करते वक्त? सुरक्षा मापदंड को हमें फॉलो करना पड़ता है। हाँ, कोई भी कहीं भी आप जाते हैं तो हर चीज़ एक एक्सपर्टाइज होती है जो आपको पहले लर्न करना पड़ता है कि माओवादिज्म क्या है, कैसे बढ़ा, उसके इतिहास को जानना, कैसे वो घटनाएं करते हैं, कैसे घटनाओं को रोका जा सकता है, कैसे उस पर अंकुश लगाया जा सकता है। इन सब चीज़ों को हम प्रिकॉशंस को यदि हम फॉलो करें, सबसे ज़रूरी है एज ए लीडर हमें काम करना है। जो हमारे पुलिसकर्मी हैं हमें उनको मोटिवेट करना है, हमें एक फोर्स तैयार करनी है जो कि माओवादियों को सामना कर सके और माओवादियों को एक माओवादी अभियान में उनको हम पछाड़ पाएँ। और बहुत ज़रूरी है कि हम एक कंपैशन लें, लोगों को समझें, क्योंकि कोई भी इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम है उसको तब तक सॉल्व नहीं किया जा सकता जब तक लोकल भागीदारी ना ली जाए। जब लोग समझें कि पुलिस हमारे लिए है, हमारी मदद के लिए है और जो इंसर्जेंट्स हैं उससे हमें क्या ख़तरा है, क्योंकि इंसर्जेंसी आप किसी भी इलाके में देखें, वो नॉर्थ ईस्ट हो, JNK हो, माओइस्ट इलाके हों, हर जगह इंसर्जेंसी ने विकास को अवरोध जो है पैदा किया है। और आप देख सकते हैं जहाँ भी इंसर्जेंसी एरियाज़ हैं वहाँ के हेल्थ पैरामीटर्स देख लें आप, वहाँ के डेमोग्राफिक, आप वहाँ सोशो इकोनॉमिक पैरामीटर्स देख लें, उसमें वो काफ़ी पीछे छूट जाते हैं। सरकारों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक पैकेज दिए जाते हैं, लेकिन वो पैकेज कुछ ही लोगों तक पहुँच पाते हैं जो उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं और बाकी जनता तक वो नहीं पहुँच पाता। तो कहीं ना कहीं इंसर्जेंसी जो है वो एक इम्पेडिएंट है, वो एक रोक है विकास के लिए। तो इस बातों को हमें गांव वालों को समझाना पड़ता है, गांव से पुलिस के वालों की दूरी जो है उसको कम करना पड़ता है और हम उनसे बैठें, उनकी प्रॉब्लम्स को समझें, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें। क्योंकि इंसर्जेंसी इलाकों में बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पुलिस की एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम विकास की एजेंसियों को वहाँ तक पहुँचाएँ, क्योंकि जो बाकी जो विकास एजेंसीज हैं, वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, PWD हो, वो इंसर्जेंट्स के डर से वहाँ पर नहीं जा पाते, काम नहीं कर पाते। तो हमें उन्हें भी सुरक्षा प्रदान करनी है जिससे वो अंदर घुस के अपना काम कर पाएँ। तो वहाँ पे सुरक्षा के साथ विकास में भी हमारी जो है अलग भागीदारी है। तो पुलिस की इंसर्जेंट एरिया में एक बहुत ही अहम रोल है और काफ़ी लोगों ने सहायतें दी हैं। आप देख सकते हैं जितने लोगों ने बॉर्डर पे जान नहीं दी, उससे ज़्यादा लोगों ने जो है शहादत जो है इंसर्जेंसी में लिया है, वो माओइस्ट हो, नॉर्थ ईस्ट हो। तो निश्चित रूप से आप पुलिस की जो छवि है उसको भी सुधारने की आवश्यकता है, जिससे कि लोग जो पुलिस के बलिदान को समझ पाएँ। सर, आपने ज़िक्र किया कि इंसर्जेंसी का आपने ज़िक्र किया और देश के अलग-अलग इलाकों में इंसर्जेंसी का आपने ज़िक्र किया। मैं ये समझना चाहूँगा क्योंकि आप जब पुलिस में आप हैं तो आपको इंसर्जेंट इलाकों में सेना के साथ भी काम करना पड़ता है। तो ये समन्वय कैसे आप लोग स्थापित करते हैं और इसके क्या मतलब सफल परिणाम आप साझा करना चाहेंगे? एक आर्मी हो गई, एक पैरामिलिट्री फोर्सेज हो गए जहाँ पे जो सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्स है जिसमें CRPF, BSF, SSB, CIFF और एक पुलिस फोर्सेस है। हम तीनों यूनिफॉर्म में हैं, तीनों यूनिफॉर्म फोर्सेस हैं, तीनों का मैंडेट एक है। आर्मी मेनली एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए है, पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस जो है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए है। हमें समझना पड़ेगा कि सबका सब जो है देश के लिए ही काम कर रहे हैं, वो आर्मी हो, पैरामिलिट्री हो या पुलिस हो। हमें अपना ईगो बीच में नहीं रखना चाहिए, हमें सीनियरिटी नहीं, सबका मकसद एक होना चाहिए कि जो समस्या है उसका निदान हो और जितने फोर्सेज में आपस में कोहेसन होगा, हम एक दूसरे को पॉजिटिवली सपोर्ट करेंगे,
समस्या को उतनी जल्दी जो है उसका निराकरण किया जा सकता है। हमें समझना पड़ेगा कि केवल बस्तर में करीब 60 से ज़्यादा बटालियंस हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस की, 70,000 पैरामिलिट्री फोर्स वहाँ पे हैं। वो अपने घरों से दूर बस्तर में नक्सलवाद ख़त्म करने के लिए मुश्किल हालातों में काम कर रहे हैं, जहाँ पे मलेरिया की तकलीफ़ है, मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो कैंप्स में रहते हैं, परिवार से दूर रहते हैं। तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का ये कर्तव्य बनता है कि हम उनको फैसिलिटेट करें, उनको बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड करें, जिससे कि वो पूरे दिल के साथ, पूरे एनर्जी के साथ अपना काम कर पाएँ। और मुझे बहुत खुशी है, मैं दंतेवाड़ा में 6 वर्ष पदस्थ रहा। मेरे रहते हुए वहाँ किसी सिक्योरिटी फोर्स में सुसाइड की खबर नहीं आई, कभी फ्रैक्टिसाइड की खबर नहीं आई, क्योंकि आइसोलेशन में लंबे समय तक फोर्सेस काम करती हैं, काफ़ी हाई स्ट्रेस लेवल्स पे काम करती हैं। कभी फैमिली का स्ट्रेस रहता है, कभी कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स रहती है, कभी कुछ लैंड की प्रॉब्लम रहती है, वो परेशान रहते हैं। तो बहुत ज़रूरी है एज लीडर हम अपने नीचे वाले लोगों से बातचीत करें, उनके ग्रेवियंस रिड्रेसल करें, टाइमली रेस्पॉन्ड करें। अलग अलग चीज़ों के लिए लोग फ़ोन करते हैं, कुछ लोग परेशान रहते हैं तो स्ट्रेस हेल्पलाइन के रूप में फ़ोन करते हैं, कभी किसी को एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी होती है उसके लिए फ़ोन करते हैं, कभी कोई पुलिस से रिलेटेड मैटर होता है उसके लिए फ़ोन करते हैं, कभी किसी का साइबर फ्रॉड हो जाता है उसके लिए फ़ोन करते हैं, कभी कभी बहुत छोटी चीज़ों के लिए भी फ़ोन करते हैं, लेकिन वो मेरे लिए चीज़ छोटी हो सकती है, उस आदमी की जो क्राइसिस में है उसके लिए चीज़ बहुत बड़ी होती है। तो निश्चित रूप से ये जो मैंने हेल्पलाइन नंबर अपना शेयर कर रखा है, इससे काफ़ी पुलिस वाले जब परेशान रहते हैं तो फ़ोन करते हैं, काफ़ी चीज़ों का निदान हो जाता है और काफ़ी जानें इससे जो हैं बच जाती हैं। आपने अभी अपने पिछले उत्तर में कंपैशन का जिक्र किया था और इससे मुझे एक घटना याद आती है। 2017 में आपने एक जान भी बचाई थी एक नक्सली की, तो वो घटना अगर आप हमसे साझा करें। ये 17 मार्च 2017 की बात है। दंतेवाड़ा के अति संवेदनशील नक्सल क्षेत्र में आमने सामने की माओवादियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ चल रही थी। करीब 6 घंटे मुठभेड़ चली। इसमें 5 माओवादी मारे गए, हमारे 3 पुलिसकर्मी शहीद हुए और 3 पुलिसकर्मी घायल हुए। उसमें एक माओवादी भी को गोली लगी, वो घायल था। वो अपना हाथ दे के हमारी तरफ मदद की उम्मीद रख रहा था। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस काफ़ी उस टाइम उत्तेजित थे, क्योंकि हमारे 3 पुलिस साथियों की भी शहादत हुई थी। काफ़ी लोग कह रहे थे कि सर इसको फायर हो रहा है, हमें इसे न्यूट्रलाइज़ कर देना चाहिए। लेकिन लीडरशिप का काम है कि हम नीचे वालों की भावनाओं पे ना बहें, हम कानून से और एक कंपैशन से काम करें। उसको हम लोगों ने रेस्क्यू किया और सेम एम्बुलेंस में, जिसमें उसको फर्स्ट एड वहीं पर मेरे द्वारा किया गया, और जिस एम्बुलेंस में 3 घायल जवान जा रहे थे उसी एम्बुलेंस में हमने इसको भेजा। ये गया, इसका ट्रीटमेंट हुआ, ये ठीक हुआ, इसका ट्रायल चला, 1.5 साल की सज़ा हुई। उसके बाद जब ये जेल से छूटा तो इसने शादी की, इसके बच्चे हुए। जब दंतेवाड़ा पोस्टिंग आ रही थी तो परिवार के साथ मेरे से मिलने के लिए आया। हमें हर व्यक्ति को सुधरने का मौका देना चाहिए, और इंसर्जेंसी एरिया जैसे मैंने कहा ये अपने ही लोग हैं, कहीं ना कहीं पद भ्रमित हो गए हैं, कभी अज्ञानता के कारण, चीज़ों को ना समझने के कारण, माओवादी विचारधारा से कभी कभी प्रभावित होने के कारण ये इस तरह की उग्र रास्ते में, हिंसा के रास्ते पे चले गए हैं। तो हमें समझाने की कोशिश भी करना चाहिए, जो हम पे हमला करे फिर गोली का जवाब गोली से भी देना चाहिए, और जो समझाने से जो समझ जाए उसको समझाने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि आप देख सकते हैं काफ़ी सारे इंसर्जेंसी एरियाज़ में वार्ता से बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं, काफ़ी संगठन छोड़ के आ गए, और खून खराबा को जितना रोका जा सके उतना पॉजिटिव चीज़ है। इसके बाद आपसे जानना चाहूँगा कि आपने क्योंकि आपकी एक छवि दवाई वाले पुलिस वाले के रूप में भी है, उसके पीछे क्या सोच थी आपकी और कैसे आपको ये आइडिया आया और फिर इसका रिस्पॉन्स कैसा रहा? निश्चित तो है कि जो चीज़ स्किल्स आपने सीखा है उसको हमेशा यूज़ करते रहना चाहिए, वरना वो स्किल लॉस्ट हो जाता है। अब मैंने 6 साल MBBS और 3 साल MD, 9 साल मेडिकल प्रोफेशन में दिया है। बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। वो जो स्किल है वो किसी के काम आए, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। जब मैं दंतेवाड़ा गया, वहाँ पे डॉक्टर्स की बहुत कमी है, क्योंकि इंसर्जेंसी एरिया में कोई भी डॉक्टर काम नहीं करना चाहता। ज़्यादातर डॉक्टर्स शहरी एरियाज़ में काम करना चाहते हैं। वहाँ पर मैं अंदर आता था, काफ़ी बच्चे मालनरिश्ड मिलते थे, उनको ठीक से डाइट का पता नहीं था, वैक्सीनेशन नहीं लगाते थे। उसी टाइम कोरोना भी आया था 2021 में। तो अब क्योंकि लोगों से मेरी जान पहचान हो गई, तो हम लोग अंदर जाते थे। जो मालनरिश्ड बच्चे हैं उनको न्यूट्रिशनल जो रिहैब सेंटर में भर्ती करा के हमने करीब 50 से ज़्यादा जो मालनरिश्ड बच्चे थे उनको हमने मालनरिशमेंट से बाहर निकाला। काफ़ी सारे
लोग वहाँ मलेरिया से काफ़ी मरते थे, उनको मलेरिया नेट्स के बारे में बताया और फ्री नेट्स हमने प्रोवाइड किए। और कहीं ना कहीं यदि एक माँ के लिए बीमार बच्चा ठीक हो जाए तो वो इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं आपसे। तो यदि पुलिस को इंसर्जेंसी एरिया में पेनिट्रेट करना है तो हेल्थ एजेंसीज़ के साथ कोऑर्डिनेट करने, आप जितना ज़्यादा हेल्थ एजेंसीज़ का कोऑर्डिनेट करेंगे उतना जल्दी आपका पेनिट्रेशन बढ़ेगा। और क्योंकि मैंने साइकेट्री की भी ट्रेनिंग की है तो मुझे मालूम है कैसे लोगों से बातचीत करनी है, कैसे उनको प्रभावित करना है, कैसे उनको अपनी तरफ लाना है। बहुत ज़रूरी है कि हम हम्बल रहें, ह्यूमिलिटी रहे, हम लोगों को रिस्पेक्ट दें, हम लोगों को बराबरी का स्तर दें। क्योंकि हमें यदि उनको हम लोअर पेडिस्टल पे समझेंगे तो कभी वो एक कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो हम वहाँ जाते थे, दरी बिछा के बैठते थे, ग्रामीणों से बातचीत करते थे और इसका एक फ़र्क पड़ा कि पता है लोन वराटू प्रोग्राम में 900 से ज़्यादा माओवादी आत्मसमर्पण किए। उनके घर वाले खुद लेके आते थे, साहब इसका भी आत्मसमर्पण करा दें। लोकल भाषा वहाँ की थी गोंडी हल्बी, वो हमने खुद भी सीखी, पुलिस वालों को भी सिखाई, क्योंकि भाषा और बोली जो है बहुत ज़रूरी है यदि आपको कॉन्टैक्ट किसी के साथ इस्टेब्लिश करना है तो हमेशा कोई भी स्किल जो आप लर्न करते हैं वो बर्बाद नहीं जाता, उसको हमेशा यूज़ करते रहना चाहिए और उसको बरकरार रखना चाहिए। आपको पुलिस वीरता पदक से भी सम्मानित किया गया है, तो ये इस अचीवमेंट के बारे में आप कुछ हमसे डिस्कस करना है। मुझे 2 बार जो प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री जो है वो मिला है भारत सरकार द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा। तत्कालीन विधायक भीमा मंडावी जी को नक्सलियों ने ब्लास्ट करके जो है उनकी जान चली गई थी। उसका के जो मास्टरमाइंड थे उनको हम लोगों ने नक्सली ऑपरेशंस में जो है मार गिराया था। और एक दूसरा ऑपरेशन, और अच्छी बात यह है कि हम लोगों ने जब भी ऑपरेशंस किए अपनी बिना लॉसेस के हमने किए, सारे सुरक्षाकर्मी हमारे सुरक्षित रहे, हमने डीप अंदर जाके ऑपरेट किया। और बहुत ज़रूरी है कि जब लीडर एसपी खुद फील्ड में अपने साथियों के साथ ऑपरेशन में जाता है तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मैनेजमेंट हो पाता है, एक जोश भरता है पुलिस कर्मियों के अंदर, और हम एक टैक्टिकल डिसीजन लेने में समर्थ रहते हैं। तो मेरे द्वारा करीब 50 से ज़्यादा नक्सल ऑपरेशन दंतेवाड़ा में कराए गए, जिसके फलस्वरूप मुझे 2 बार वीरता पदक से सम्मानित किया गया। हम बात करना चाहेंगे क्योंकि हाल ही के वर्षों में एक महामारी, आपने भी जिक्र किया कोविड-19 के बारे में, तो कोविड-19 के दौरान पुलिसिंग में क्या चैलेंजेस आपने फेस किए और फिर क्या उनसे आप सजेशंस? कोविड-19 में पुलिस की जो इमेज थी वो काफ़ी मेकओवर हुई, क्योंकि हम आर्मी को काफ़ी हाई रेस्पेक्ट में देखते हैं, लेकिन पुलिस की जो इमेज है वो ट्रैफिक कांस्टेबल वाली इमेज है कि वो रोकते हैं, पैसा मांगते हैं, परेशान करते हैं। तो कहीं ना कहीं कोविड के टाइम में ये देखा गया कि जो फर्स्ट लाइन रिस्पॉन्डर में यदि किसी भी चीज़ के लिए लोगों को याद आती थी तो पुलिस की आती थी। कोई बीमार है तो लोग पुलिस को कॉल करते थे, किसी की डेथ हो जाए उसको यदि क्रीमेट कराना है तो लोग पुलिस को याद करते थे, यदि कोई व्हीकल की आवश्यकता है उसको क्रीमेशन के ले जाने के लिए तो लोग पुलिस को याद करते थे, दवाइयों की इंजेक्शंस की आवश्यकता हो तो लोग पुलिस को याद करते थे। 24/7 पुलिस जो है रोड पे दिख रही थी। सबसे ज़्यादा एक्सपोज पुलिस वाले हुए कोरोना वायरस के, उसके कारण काफ़ी पुलिस वालों ने अपनी जानें भी दी। ये भी एक तरह का शहादत है कि जब आप लाइन ऑफ एक्शन में आप काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से पुलिस का एक अलग मानवीय चेहरा जो है कोविड के सामने नज़र आया। हम लोगों ने भी दंतेवाड़ा में करीब सभी ग्रामीणों को जाके, जहाँ के लोगों में लिटरेसी लेवल बहुत ही कम है, लोगों को जागरूकता नहीं है, हमने जाके जागरूक किया, लोगों को सिंपल हैंड वॉशिंग के बारे में बताया, लोगों को वैक्सीन के बारे में बताया। और मुझे खुशी है कि नक्सल एरियाज़ में भी 90% से ज़्यादा लोगों का वैक्सीन कवरेज हुआ। लोगों को बेसिक सैनिटेशन के बारे में बताया गया, सैनिटाइज़र के बारे में बताया गया, और वो ट्राइबल लोग जो कभी हाथ नहीं धोते थे वो भी सैनिटाइज़र से अपने आप को सैनिटाइज़ करने लगे। तो इस महामारी ने आदमी को सिखाया कि कोई व्यक्ति कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो नेचर और भगवान के सामने नतमस्तक है। जब त्रासदी आती है तो हम सब मिल के ही उस त्रासदी से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि यदि कुछ लोग भी गलती करते हैं, नियम तोड़ते हैं, तो उसके कारण वायरस फिर रेप्लिकेट करता जाएगा और चलता जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से देश के लोगों में एकजुटता है कि 130 करोड़ की आबादी होने के बाद भी हमने कोरोना के ऊपर विजय पाई, और दुनिया भर में सबसे ज़्यादा वैक्सीन हमने बनाया, सबसे ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया। मतलब हिमालय से लेके
समुद्री तट तक, जंगल से लेके पहाड़ तक, हर जगह लोगों ने को वैक्सीनेट कर पाए और इसमें पुलिस का बहुत ही अहम योगदान था। सर, जब हम बात करते हैं बीमारियों की और खासकर रूरल एरियाज़ की जब हम बात करते हैं, और आपने कहा कि कोविड-19 में मतलब निश्चित रूप से एक संवेदनशील चेहरा पुलिस का पब्लिक के सामने आया था। और आमतौर पर लेकिन क्योंकि आपने अपने उत्तर में कहा कि लोग थोड़ा मतलब बचते हैं पुलिस से आमना-सामना करने में, तो कैसे इस गैप को ब्रिज किया जा सकता है? कैसे पुलिस पीपल फ्रेंडली बन सकती है? जैसे मैंने कहा कि सोशल मीडिया में आज के ज़माने के लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। बहुत ज़रूरी है कि सभी पुलिस का अपना सोशल मीडिया में प्रेजेंस हो। हम अपनी अच्छी चीज़ों को सोशल मीडिया में डालें, हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाएं, वो साइबर अवेयरनेस की बात हो, ट्रैफिक अवेयरनेस की बात हो, लीगल अवेयरनेस की बात हो। हम सही चीज़ों को अपनी, क्योंकि अवेयरनेस एक बार कुछ बोल देने से नहीं आता, बार बार हमें फोकस करना पड़ता है, तो धीरे धीरे करके आदमी उस चीज़ को सीखता है। बहुत ज़रूरी है कि हम पुलिस के अंदर सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग कराएं कि कैसे बातचीत करनी है, कैसे अपनी बात जनता से रखनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स हुआ, स्ट्रेस मैनेजमेंट हुआ, नेगोशिएशन स्किल्स हुआ। क्योंकि बहुत बार देखा जाता है कि पुलिसकर्मियों का जो व्यवहार है जनता से, थोड़ा अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, कस के बोलते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। तो उन सब चीज़ों में जब हम 21st सेंचुरी पुलिसिंग की बात कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम जो हमारी इमेज है, पुलिसिया इमेज, उसको चेंज हो। मतलब यदि आप आज के दिन में यदि पुलिसिंग से लोग से पूछेंगे 10 एट्रीब्यूट्स बताएं, तो लोग पुलिसिंग से बताएंगे कि वो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, धमकाते हैं, वसूलते हैं। उसे चेंज करके जब पुलिस हमारे मन में आए तो हमारी इमेज ये होना चाहिए कि वो हेल्पिंग हैंड हैं, वो हमारे क्राइसिस में हमें मदद करते हैं, वो हम, तो इस तरह की इमेज बिल्ड ओवर के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक जो ब्लैक शिप्स हैं हमारे अंदर, जो कि कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करते हैं, लगातार शिकायतें आती हैं, उन पे हम टाइम बाउंड एक्शन लें। क्योंकि कुछ लोगों के कारण पूरे पुलिस की इमेज जो है वो धाराशाही होती है। जो पुलिस के पॉजिटिव स्टोरीज हैं उनको हम सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से उसको हम डिस्पर्स करें। क्योंकि दुनिया भर में ऐसी कोई देश नहीं है जो बिना पुलिस के रह सकते हैं। आप काफ़ी कंट्रीज़ की आर्मीज़ नहीं है, लेकिन पुलिस हर कंट्री में है। जब से सभ्यताएँ आई हैं तब से टैक्सेशन और पुलिसिंग दो चीज़ ऐसी है जो हर सोसाइटी में रहा है। तो पुलिस एक नेसेसरी, हम इसको एविल ना माने, नेसेसरी फ्रेंड के रूप में माने। और आप देख सकते हैं पुलिस में आप देखेंगे 24/7 जॉब है, परिवार को समय नहीं दे पाते हैं, उनके हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होते हैं। आप देखेंगे जो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, लिपिड प्रोफाइल ज़्यादातर पुलिस वालों का बिगड़ा हुआ है। आप देखेंगे काफ़ी लोगों के तोंद निकले हुए हैं, जो पुलिस की हमारी इमेज है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे यदि एवरेज एज पुलिस पर्सन का, तो वो नॉर्मल पॉपुलेशन से भी कम है, क्योंकि इतना स्ट्रेसफुल लाइफ हम व्यतीत करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि सही चीज़ों को हम बाहर रखें। आज के टाइम में जैसे आप देखते हैं हर कॉर्पोरेट अपने आप को एडवर्टाइज़ करता है, अपनी चीज़ों को, अपनी ब्रांड बिल्डिंग करता है। बहुत ज़रूरी है पुलिस ब्रांड को भी हम आगे बढ़ाएं, हम तथ्य के साथ रखें, किसी एक या दो व्यक्ति की हरकतों के ऊपर पूरे पुलिस को ब्रांड ना करें। इस स्टीरियोटाइप और प्रेजुडिस को भी तोड़ने की आवश्यकता है। और मुझे बहुत उम्मीद है कि आने वाले समय में जो पुलिस का जो इमेज रोल ओवर जो है, मेकओवर जो है, वो ग्रेजुअली हो रहा है और एक पॉजिटिव की तरफ ही जाएगा। सर, आपने अपने उत्तर में जिक्र किया पुलिसिंग के दौरान पुलिस कर्मियों के जो हेल्थ प्रोफाइल्स हैं उनके बारे में, स्ट्रेस लेवल्स के बारे में, और ये इससे कहीं भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ये 24/7 जॉब है और एक इमरजेंसी सर्विस है। ऐसे में बीइंग अ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, आप क्या सजेशंस अपने टीम को या आपके डिस्ट्रिक्ट में जो टीम है उनको कैसे आप मोटिवेटेड रखते हैं और हेल्थ के प्रति कैसे उनको संवेदनशील, कॉन्शियस रखते हैं? मैंने लगातार जो अल्कोहल के ख़िलाफ़ जो है, डी एडिक्शन अल्कोहल रिहैबिलिटेशन के लिए पुलिस फोर्स में काम किया है। मुझे खुशी है कि कम से कम 500 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को मैं शराब से की लत से दूर ले जा चुका हूँ। क्योंकि आप देखिएगा पुलिस के अंदर अल्कोहलिज्म की बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम पुलिस में छुट्टी को लेके है। तो मैं जहाँ भी रहा मैंने कोशिश की कि वीकली ऑफ दिया जाए, और बहुत ज़रूरी है कि उनको एक एक्सेस दिया जाए कि वो अपनी प्रॉब्लम बता पाएँ। काफ़ी बार ऐसा होता है जब अपनी चीज़ को वेंटिलेट कर पाएँ, अपनी चीज़ को हम बोल पाएँ, तो हमारी बहुत सारी समस्याएं जो है सॉल्व हो जाती हैं। और अब आप समस्याएं यदि प्रस्तुत करते हो तो हर समस्या का कुछ ना कुछ हल निकाला जा सकता है। तो इससे जो भी, और हम
पुलिस एक काफ़ी हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन है। जो नीचे वाले जो पुलिसकर्मी हैं अपनी बात रखने में काफ़ी टाइम डरते हैं, सही चीज़ बता नहीं पाते हैं, जिसके कारण वो अंदर से घुट-घुट के वो मर जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम पुलिस के अंदर रेगुलर जो है ग्रीवेंस रेड्रेसल सेल बनाएँ, वहाँ हम बैठें, सबके साथ बैठें, हम अपने व्हाट्सएप नंबर दें, मोबाइल नंबर दें, मेल दें, लोग किसी भी तरह से हमें भेज सकें, हम उसको रिस्पॉन्ड कर सकें। हर लेवल पे उनका ग्रीवेंस रेड्रेसल हो, इंस्पेक्टर लेवल पे हो, डीएसपी लेवल पे हो, एसपी लेवल पे हो, क्योंकि वो पुलिस परिवार है। यदि हम पहले अपने पुलिस परिवार के हित के लिए ही काम नहीं कर पाएंगे तो फिर जनता के लिए हम क्या काम कर पाएंगे। और यदि जब तक मोटिवेटेड आपका पुलिस परिवार नहीं रहेगा तो उससे आप काम नहीं ले पाएंगे। आज जैसे पहले कॉरपोरेट कल्चर हुआ करता था, गवर्नमेंट ने भी बहुत ही ज़रूरी है कि हम स्ट्रॉन्ग कल्चर बनाएं जिससे कि मोटिवेटेड फोर्स हमारे पास रहे। छत्तीसगढ़ का एक मतलब विख्यात प्रकरण है महादेव ऐप के बारे में, और इस प्रकरण में भी आपको सफलता प्राप्त हुई थी। इसके बारे में हमारे दर्शकों से कुछ साझा करना। कोरोना के टाइम में जब पूरा देश बंद था, लोग खाली घर में बैठे हुए थे, तो उस टाइम ऑनलाइन बेटिंग एक बहुत बड़े अभिशाप के रूप में उभरा। ऑनलाइन बेटिंग में ये एनोमिनस अकाउंट्स खोलते थे और लोगों को रेंट पे अकाउंट ले लेते थे, और उन्होंने देश भर में ब्रांचेस बना दिए, यंग लड़कों को उसमें भर्ती करते थे, और यंग लड़के कंप्यूटर पे जो है लैपटॉप पे इस तरह से ऑनलाइन बेटिंग कराया करते थे। देश भर में करीब 500 से ज़्यादा ब्रांचेज इसके हो गए। साल भर में करीब 6,000 से 10,000 करोड़ के ट्रांजैक्शन होते थे, और काफ़ी लोग इसमें अपने लत में, बेटिंग के लत में, और एक तरह से आप गैम्बलिंग एडिक्शन उनको हो गया, और वो अपनी पूरी जो पूंजी थी उन्होंने इसमें गंवा दी। काफ़ी लोगों ने इसमें आत्महत्या तक कर ली। काफ़ी डिस्टॉर्टेड टाइप का ये बेटिंग था, जिसमें कि आप पैसा लगाते थे, जैसे हारते ही चले जाते थे आप। तो केवल दुर्ग भिलाई से करीब 1000 बच्चों को इन्होंने इस गैम्बलिंग में इन्वॉल्व करके इनको इस काम में लगा दिया था। लगातार हमने इस पे कार्रवाई की, करीब 10 राज्यों में जाके हमने कार्रवाई की, करीब 100 से ज़्यादा ब्रांचेस को नस्ताबूद किया। जब हम ये लाइमलाइट में आया तो फिर बाकी जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज थी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस पर कार्रवाई शुरू की, और मुझे खुशी है कि जो इसके मास्टरमाइंड थे सौरभ चंद्राकर, उनको गिरफ्तार किया गया। दुबई से बड़े बड़े प्रमोटर्स थे, उनको वो आगे गिरफ्तार होने वाले हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जब ऑर्गेनाइज क्राइम के ख़िलाफ़ लड़ते हैं तो एक मनसा होनी चाहिए हमारी। उस ऑर्गेनाइज क्राइम को पहले समझना चाहिए। कोई भी चीज़ नई इवॉल्व करती है, क्या है, कैसे काम करता है, जब हम सिस्टम को समझेंगे तभी हम उस सिस्टम को तोड़ पाएंगे। और बहुत ज़रूरी है कि अच्छी टीम हो जो इसमें निर्विवाद ढंग से ऑनेस्टली इस पर कार्रवाई कर पाए, क्योंकि जब आप बड़े लोगों पे कार्रवाई करते हो तो इनके कहीं ना कहीं पैसे के दमखम पे ये लोग आपके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर सकते हैं, आपके फैमिली पे दबाव बनाने की, आपको धमकी दे सकते हैं, आपको प्रेशर बना सकते हैं। वो प्रेशर किसी भी तरह का हो सकता है। तो बहुत ही टैक्टिकली और स्ट्रेटेजिक ढंग से इस सिस्टम को समझ के आपको तोड़ना पड़ेगा। मुझे बहुत खुशी है कि जब मैं दुर्ग पुलिस में था यहाँ पुलिस अधीक्षक के रूप में, तो हमने बहुत ही पहली बार लोगों को मालूम चला महादेव ऐप क्या है, ये कैसे काम करता है। इसकी हमने ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराई, मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए। इससे बहुत सारे लोगों को महादेव के बारे में मालूम चला, जो उनको पता नहीं था, जो भर्ती हो गए थे वो काफ़ी लोग छोड़ के वापस आ गए, और काफ़ी लोग जो इसके लत लग गई थी वो भी महादेव ऐप को समझ पाया, उन्होंने गेम खेलना बंद किया। जब तक हम अवेयरनेस नहीं फैलाएंगे, क्योंकि आज के दिन में ये जो बेटिंग है ये सबसे बड़ा साइबर फ्रॉड है इसमें। और क्योंकि आज के दिन में आप समझ सकते हैं 130 करोड़ लोगों में 110 करोड़ लोग इंटरनेट से करीब जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हर आदमी के जो गाढ़ी कमाई, मेहनत की कमाई है वो इसमें जुड़ जाती है। तो इसमें अच्छी कार्रवाई हुई। साइबर फ्रॉड की हम लोग बात कर रहे हैं, ऐसे में डिजिटल अरेस्ट एक कंसेप्ट है साइबर दुनिया में और साइबर क्राइम की दुनिया में। तो डिजिटल अरेस्ट के बारे में आपसे समझना चाहेंगे। और डिजिटल अरेस्ट अब आप समझिए कि आप ही को कोई कॉल आता है, कोई बोलता है कि मैं सीबीआई से बोल रहा हूँ और आपके खिलाफ़ ये वाली कंप्लेंट है, तो हर आदमी डर जाता है, क्योंकि हम कभी हमारा पुलिस से ऐसे सामना नहीं होता, और जेल जाने का खतरा से हर आदमी डरता है। और ये रियल टाइम डेटा जनरेट करते हैं। जैसे देखते हैं कि मान लीजिए आपने कोई पोर्न आप देख रहे हैं, वो कुकीज ऑन है, तो वहाँ से उन्होंने डेटा ख़रीद लिया, या आपको फ़ोन करेंगे कि आप ये सब चाइल्ड पोर्न देख रहे थे, जो अपराध की श्रेणी में जाता है, आपके खिलाफ़ शिकायत आई है, आपके खिलाफ़ एफआईआर हो गया है, आपका अरेस्ट होने वाला है। आपको लगेगा हाँ मैंने तो देखा था, तो फिर आप डर जाएंगे, तो आपको बदनामी का भी डर लगेगा, तो आपको पैसा देना शुरू कर देंगे। या तो वो आपका मान लीजिए पैन कार्ड गुम हुआ है, आपने नए पैन के लिए अप्लाई किया है,
उनको वो गूगल सर्च से कहीं से वो आपका डेटा जनरेट करेंगे और फिर वो आपको फ़ोन लगाएंगे कि आपके पैन कार्ड से जो है एक बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ है अकाउंट में 10 करोड़ का, तो आपके ऊपर अब कार्रवाई होने वाली है। आप बिल्कुल डर जाएंगे और वो आपको वहाँ से हिलने नहीं देंगे। आप लैपटॉप के पास रहेंगे, आपको एक के बाद आपको डराएंगे, धमकाएंगे, अभद्र भाषा की प्रयोग करेंगे। आपको एक CBI ऑफिसर फर्जी यूनिफॉर्म में, आजकल AI टूल्स हैं जिसे आवाज़ भी मिला देते हैं, वो आपको बात करवाएंगे। सब बहुत ज़रूरी है कि पहली बात तो आपको ये समझना है कि कोई भी क्राइम ब्रांच हो, दिल्ली क्राइम ब्रांच, मुंबई क्राइम ब्रांच, CBI, वो कभी व्हाट्सएप पे कॉल नहीं करते जी। वो जब भी होता है वो प्रॉपर नोटिस देते हैं, वो आपके घर में नोटिस आता है, वो अपने मोबाइल लैंडलाइन मोबाइल से उनके कॉल आता है जो कि लैंडलाइन उनका ऑफिशियल नंबर होता है। दूसरी बात, कभी भी कोई बाहरी नंबर हो +92 +44, कभी वो बाहरी नंबरों से कॉल नहीं करते, हमेशा इंटरनेशनल नंबर को कभी रिसीव ना करें। तीसरी बात, वीडियो कॉल को आप कभी रिसीव ना करें, यदि वो होगा भी तो आप वॉइस कॉल पे बात करें, क्योंकि वीडियो कॉल में क्या है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर आपको ब्लैकमेल करते हैं, आप एक्सटॉर्शन के भी शिकार बन सकते हैं। और बहुत ज़रूरी है, यदि आपको लग रहा है कि आपको डिजिटल आपको कोई परेशान कर रहा है ऑनलाइन पुलिस वाला बन के, आप अपने परिवार वालों को बताएं। यदि आप 5 लोगों को बताएंगे तो कहीं ना कहीं सोल्यूशन मिलेगा। आप तुरंत बगल के थाने में जाएं, वहाँ पर शिकायत करें। यदि आपको लगता है वो CBI बोल रहे हैं, और एक चीज़ याद रखें, CBI कभी भी किसी इंडिविजुअल को फ़ोन कभी नहीं करती। वो क्राइम ब्रांच में, दिल्ली क्राइम ब्रांच है, और दिल्ली के क्राइम्स को देखती है। ये ज़्यादातर लोग दिल्ली क्राइम ब्रांच, मुंबई क्राइम ब्रांच, CBI बोल के करते हैं, और बड़े बड़े अवेयर लोगों को ये नुकसान कर देते हैं, करोड़ों तक ले लेते हैं। तो ये फियर साइकोलॉजी पे काम करते हैं। आपका अधिकार है, आप उनका आइडेंटिटी कार्ड मांगें, आप उनको मेल करें, और हमेशा याद रखें कि यदि इनका मेल आता भी है तो इनका मेल ऑफिशियल मेल एड्रेस से आता है, दिल्ली पुलिस का आएगा। कोई पर्सनल मेल एड्रेस से कभी भी कोई पुलिस वाला मेल नहीं करता। और आप कभी लॉ इन्फोर्समेंट में डरे नहीं। यदि आपको कोई फ़ोन आ रहा है तो आप सीधा उस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का ऑफिशियल नंबर पे कॉल करके आप पता करें कि क्या इस नाम के अधिकारी ने मुझे कॉल ऑफिशियली किया है अथवा नहीं। यदि आप डरेंगे तो आपको डराते चले जाएंगे। सर, पुलिसिंग का एक एस्पेक्ट है नाइट पेट्रोलिंग, तो और पेट्रोलिंग एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है पुलिसिंग का, स्पेशली नाइट पेट्रोलिंग। तो नाइट पेट्रोलिंग के बारे में अगर आप कुछ हमें बताना चाहें। और क्योंकि आप देखें, दिन में जो सामान्य लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो काम करने पर निकलते हैं, और रात के समय में जितने इलीगल काम करने वाले जो एंटी सोशल लोग हैं वो निकलते हैं। तो यदि हमने रात में पुलिस ने डोमिनेट कर लिया तो जो सामान्य लोग हैं वो शांति से सो सकते हैं। आप देखेंगे जितनी चोरियां होती हैं, जितनी डकैती होती है, जितने स्टैबिंग चाकूबाजी होती है, सभी रात में होती है। रात शाम को नशा करने के बाद या तो एंटी सोशल लोग रात में हुल्लड़ मचाते हैं, या जो चोरी डकैती करने वाले लोग रात में घूमते हैं। तो बहुत ज़रूरी है रात में पुलिस का प्रेजेंस हो, जो भी सस्पिशियस आदमी हो उसको हम पूछें वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। और यदि पुलिस रात में चेक करते हुए दिखी तो असामाजिक लोगों में एक अलग दहशत जो है फैल जाती है। और जब हम लोगों से पूछते हैं क्यों निकले हो, कैसे निकले हो, तो कहीं ना कहीं एक सामान्य व्यक्ति जो रात में निकलता है वो देखता है पुलिस वाले घूम रहे हैं, तो वो उस चीज़ को 10-15 और लोगों को बताता है। तो कहीं ना कहीं एक समाज में जो है एक शांति फैलती है, उनके अंदर एक सुरक्षा भाव आता है कि हाँ पुलिस वाले रात में घूम रहे हैं। तो नाइट पेट्रोलिंग बहुत ज़रूरी है। जितने सीनियर अधिकारी यदि खुद नाइट पेट्रोलिंग करते हैं तो अधीनस्थ लोगों के अंदर भी एक थोड़ा सा डर है, एक चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म है कि हाँ सीनियर अधिकारी चेक कर रहे हैं तो हम जो हैं सतर्क रहें। क्योंकि बहुत ज़रूरी है एक सतर्क पुलिस दिखे। रात में आप देखें बहुत बार पुलिस पेट्रोलिंग पे लगी रहती है लेकिन एक जगह बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, सोए हुए हैं, तो उससे कहीं ना कहीं एंटी सोशल लोगों की हिम्मत बढ़ती है। सर, एक और एस्पेक्ट है पुलिसिंग का, औचक निरीक्षण। इसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें। बहुत ज़रूरी है। जब आप औचक निरीक्षण आप करते हैं, कभी आप यूनिफॉर्म में करते हैं, कभी आप सिविल में करते हैं, कभी आप कुछ लोगों को भेज के करते हैं कि भाई देखिए कि एक नॉर्मल व्यक्ति को भेजते हैं, आप जाइए कंप्लेंट कीजिए, देखिए क्या आपका कैसा। हमने एक फीडबैक बॉक्स भी लगाया था हर थाने में कि जनता जाए वो फीडबैक उसमें दे, जिससे कि हम सीख पाएँ। एनोमिनस फीडबैक भी आप दे सकते हैं। औचक निरीक्षण जाके हम जेल चेक करते हैं कि कोई पुलिस कस्टडी में तो कोई नहीं है, उसको तो किस तरह से कस्टडी में रखा गया है। CCTV फुटेज जो हैं वो काम कर रहे हैं, CCTV नहीं कर रहे हैं, उस फुटेज में क्या पीछे का फुटेज देखते हैं, अभी क्या क्या एरिया वो कवर कर रहा है,
जो जो हमारी फ़ीस प्रॉपर्टी है, जो हमने फ़ीस की है वो ठीक से है कि नहीं है थाने में। बहुत ज़रूरी है कि हम वहाँ मालूम चलेगा जो शिकायत करता है उससे किस तरह से पुलिस बात कर रही है। तो ये सब ग्राउंड फीडबैक जो है हमें औचक निरीक्षण से मिलता है, बिना बताए हमें करना चाहिए। तो उसमें हमें मालूम चलेगा कि थाना प्रभारी, थाना इंचार्ज है भी कि नहीं थाने में, कितने कर्मी उस टाइम हैं, वो यूनिफॉर्म में है कि नहीं है, वो अपने काम में उनकी क्या लगन है। तो उसका एक बहुत ही बड़ा रोल है औचक निरीक्षण का। सर एक मैंने टर्म सुना था, थाना इंस्पेक्शन भी आप लोग करते हैं। तो थाना इंस्पेक्शन में बेसिकली क्या आप लोग करते हैं इंस्पेक्ट, और उसमें थाना इंस्पेक्शन में हम किस तरीके के चीज़ें सामने आती हैं वो आप? काफ़ी जो थाने का हम देखते हैं रख रखाव कैसा है, सफाई कैसी है, जो शिकायत करता है उनको बैठने की जगह है कि नहीं, उनको हम बेसिक रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि नहीं, पानी की सुविधा वहाँ पे है कि नहीं है, टॉयलेट बाथरूम की सुविधा है कि नहीं है, कि जो बाहर वाले आते हैं वो कैसे करेंगे, महिलाओं के रुकने की व्यवस्था है कि नहीं, महिला शिकायतकर्ता कहाँ जाती हैं, वो कैसे करती हैं, बच्चों को यदि को साथ लेके आई हैं तो बच्चों को कहाँ रखती हैं, वहाँ आस-पास जो पुलिस क्वार्टर्स हैं उनकी स्थिति कैसी है, और वहाँ पे जो हमने सीज़ किया है आइटम्स उसको हम किस तरह से रख रहे हैं। जो लोगों की समस्याएं हैं पुलिसकर्मियों की उसको सुना जाता है। तो इसको काफ़ी फ़ायदे हैं। सर अब थोड़ा सा बात करेंगे यूथ के बारे में। और यूथ की जब हम बात करते हैं, क्योंकि हमारा देश एक युवा देश के रूप में आजकल दुनिया में प्रतिष्ठित है, तो यूथ की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना अनिवार्य हो जाता है। ऐसे में मेंटल हेल्थ और मेंटल वेलबींग, और कई बार युवा जो हैं वो फोकस की कमी से भी जूझते हैं, कहीं ध्यान नहीं लगा पाते, लक्ष्य निर्धारण में उन्हें दिक्कत आती है, लक्ष्य निर्धारित भी कर लेते हैं तो उसके प्रति उतने सजग भाव से मेहनत नहीं कर पाते। तो ऐसे युवाओं को आप किस तरीके की सलाह देना चाहेंगे, और कैसे वो लोग इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं? इंडिया जो है यूथ का देश है, डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो हमारे लिए पॉजिटिव है, और शिक्षा का स्तर बहुत तेज़ी से बढ़ा है। ये है कि शिक्षा का स्तर बढ़ा है, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि लोग एम्प्लॉयबल भी रहें, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट उनको मिल पाए। बहुत ज़रूरी है कि आजकल जो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस है वो थोड़ा कम हुआ है यूथ के अंदर। वो काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं हम डिप्रेस्ड हैं, हम फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो छोटी सी विफलता को झेल नहीं पाते हैं। आप देख रहे हैं देश में सुसाइड रेट्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। पहले बच्चों में सुसाइड रेट तो अननोन था, अब हम देख रहे हैं 8 से 10 साल के बच्चे तक आत्महत्या कर रहे हैं। तो बहुत बच्चे जो हैं तुरंत नाराज़ हो जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं बच्चों के साथ। पेरेंट्स बच्चों को समय दें, उनको मॉरल वैल्यूज़ के बारे में बताएं, पहले खुद उसको फॉलो करें तब बच्चों को चीज़ को बताएं। बच्चों को बहुत ज़रूरी है उनका मोबाइल बिहेवियर देखें, ऑनलाइन बिहेवियर, बच्चे किस तरह की चीज़ें देख रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, किससे कांटेक्ट कर रहे हैं। आज के दिन में सोशल मीडिया के कारण जो एनोनिमस फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। काफ़ी लोग देखे जाते हैं कि फेसबुक पर दोस्ती करते हैं, फिर आपस में मिलते हैं और फिर उनके साथ क्राइम हो जाता है। आप देख सकते हैं काफ़ी नाबालिग जो हैं वो फिजिकल रिलेशनशिप में जा रहे हैं, उनके कारण काफ़ी सारे केसेस हो जाते हैं। कानून नहीं पता है, यदि आप किसी भी नाबालिग बालिका के साथ किसी भी तरह का रिश्ता बनाते हैं तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। काफ़ी लोग जो है घंटों मोबाइल के साथ मोबाइल जो है वो कम्युनिकेशन डिवाइस है। जब मोबाइल आया था तो ये बात करने के लिए आया था, ये कम्युनिकेशन डिवाइस से इंटरनेट डिवाइस बन के रह गया है। और इंटरनेट डिवाइस में क्या है कि हम एनोनिमस लोगों के साथ पूरे टाइम हमारा ध्यान रहता है, व्हाट्सएप क्या आया, फेसबुक क्या आया, इंस्टाग्राम क्या आया, और हम बार बार मोबाइल देखते रहते हैं। हमें कम से कम कुछ घंटे जो है मोबाइल फ्री जोन रखना चाहिए, कि हम अपने मोबाइल को दूर रख दें और हम 1 घंटे बाद जाके केवल चेक कर लें यदि हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ चेक करना है तो। क्योंकि लगातार मोबाइल के साथ जुड़ने से क्या होता है, एक मोबाइल एडिक्शन हो जाता है आदमी को। और ये मोबाइल बहुत बड़ा कारण है हमारे ये लोअर फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस के, एंजाइटी के। क्योंकि हम मोबाइल से तुरंत किसी से बातचीत कर लेते हैं, तो हमें एक वो सेपरेशन एंजाइटी, हम तुरंत चाहते हैं कि दूसरा हमें रिस्पॉन्ड करे। जब हम किसी को कॉल करते हैं वो कॉल ना उठाए तो हम परेशान हो जाते हैं, हम किसी को व्हाट्सएप करते हैं वो उसका जवाब ना दे तो उससे हम परेशान हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारी जो पेशेंस कैपेबिलिटी है वो भी कम होती है। तो बहुत ज़रूरी है कि यूथ जो है मोबाइल, इंटरनेट बहुत ही आजकल नॉलेज बढ़ाने के लिए बहुत चीज़ें हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे एजुकेशनल साइट्स हैं, बहुत इसके पॉजिटिव यूज काफ़ी ज़्यादा हैं। हम उस पॉजिटिव यूज़ के लिए उसको यूज़ करें। और ये चीज़ ध्यान रखें, ऑफलाइन का कोई कभी ऑनलाइन सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। वो ऑफलाइन पढ़ाई हो, वो ऑफलाइन थिएटर हो, वो ऑफलाइन फ्रेंडशिप हो,
क्योंकि ऑफलाइन एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंगेज करें। आप देखें कोरोना के टाइम लोगों ने कहा कि अब तो ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हो गया, स्कूल्स बंद हो जाएंगे। ना स्कूल बंद हुए, ना थिएटर बंद हुए, ना होटल्स बंद हुए, ना किताबें बंद हुए। लोगों ने कहा कि जब ऑनलाइन आ गया तो अब तो न्यूज़पेपर बंद हो जाएगा। अभी देखिए हर परिवार, हर जगह न्यूज़पेपर आता है। तो और अब जब ऑफलाइन कोई चीज़ करते हैं तो आप उसको समझते हैं, एक बेस रहता है, रिवाइज करना आसान रहता है। तो आप हमेशा एक ऑफलाइन नोट्स बनाने की आदत डालें। ऑफलाइन क्योंकि हम केवल ऑनलाइन पे डिपेंड करते हैं। मान लीजिए कभी ऑनलाइन डेटा पूरा गायब हो गया तो फिर हम परेशान हो जाते हैं। इसलिए बहुत जो अर्जेंट चीज़ें हैं ये हैं, हमें उसको ऑफलाइन रखना चाहिए। और यूज़ के लिए बहुत ज़रूरी है वो कम दोस्त बनाए, अच्छे दोस्त बनाए। हम काफ़ी टाइम इसलिए परेशान रहते हैं कि उसके तो 10,000 फॉलोअर हैं, उसके 20,000 फॉलोअर हैं। वो तो गिनती है, संख्या है, कभी काम नहीं आएगी। ज़रूरत पे तो सब कोई एनोमिनस वर्ल्ड है वो। हम आजकल यूथ सब चाहते हैं कि लोग हमें देखें, हम अच्छे रील्स बना लें, हम अच्छा कुछ कर लें। हर आदमी अटेंशन चाहता है, लेकिन वो स्यूडो अटेंशन है। हम कंस्ट्रक्टिव काम करें। यदि बहुत ज़रूरी है कि कोई गलत कर रहा है तो उसको हम टोकने की हिम्मत रखें। और बहुत ज़रूरी है यूथ जो है एडिक्शन से दूर रहे। ये अल्कोहल एडिक्शन, कैनबिस एडिक्शन, ये टोबैको एडिक्शन, ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जो हेल्थ को काफ़ी नुकसान कर रहा है। हमें लगता है ये स्टाइलिश है, शुरू में हमें अच्छा लगता है, बाद में इनके केवल नुकसान हैं। और जो फॉर्मेटिव ईयर्स है आपका 15 साल से आप 25 साल, वो आप करियर के लिए लगा दें। हम प्रॉब्लम क्या है, जो करियर बनाने का टाइम है उस टाइम हम बाकी चीज़ों में दिमाग लगाते हैं। जब उसका समय आता है तब हम करियर में लग जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम एक मेंटर रखें जिसने अच्छा किया है, उसे हम फॉलो करें, उससे हम बातचीत करें, कैसे हम सफल बन सकते हैं। अच्छी किताबें पढ़ें। बुक रीडिंग बहुत ही अच्छी हैबिट है, काफ़ी लोग छोड़ चुके हैं इस हैबिट को। बुक रीडिंग बहुत अच्छी हैबिट है। और कभी भी परेशानियों से डरे नहीं, उसको फेस करें। और कभी भी एक्सट्रीम डिसीजंस ना लें खुद को नुकसान पहुंचाने का। दूसरों, आज के दिन में सुसाइड के साथ होमिसाइड भी बहुत कॉमन हो गया है। आपने किसी को प्रपोज किया, वो तैयार नहीं हुई, आपने उसको एसिड फेंक दिया, आपने उसको चाकू मार दिया, तो आपकी पूरा, एक बार आप क्राइम में आप फंस गए तो आप कंसिक्वेंसेस नहीं जानते, उसकी पूरी लाइफ आपकी स्टिग्मेटाइज हो जाती है, आप कानूनी दरोफेश में फंस जाते हैं। तो और कभी भी शॉर्टकट्स पे ना जाएं। काफ़ी लोग जल्दी सक्सेस पाने के लिए लोग शॉर्टकट्स चाहते हैं, इलीगल वेज का इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है शुरू में आपको अच्छा दिखे, शुरू में कुछ सफलता मिल भी जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसमें नुकसान ही है। हाँ, तो और आप देखेंगे जो भी लोगों ने भी इलीगल चीज़ों में घुसे हैं उसका कंसिक्वेंस और एंड काफ़ी भयावह हुआ। क्योंकि अभी हमने यूथ के बारे में डिस्कस किया और आप क्योंकि छत्तीसगढ़ में पोस्टेड हैं, आपके पास दोनों ही तरीकों की पुलिसिंग का अनुभव है, रूरल और अर्बन। आप हमें बताएं कि रूरल और अर्बन पुलिसिंग में कैसे अंतर क्या है, चैलेंजेस क्या हैं और क्या आपके अनुभव रहे हैं दोनों ही पक्षों में? दोनों बहुत ज़रूरी कुछ पुलिसिंग के कॉमन ट्रेड्स हैं कि आपको जनता के साथ मिल के, जनता की भावनाओं को समझ के, वहाँ की प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा। हर जगह की प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं। यदि आप अर्बन एरियाज़ में देखेंगे तो वहाँ पे रोड एक्सीडेंट बहुत बड़ी चीज़ है, वहाँ पे एडिक्शन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वहाँ पर क्योंकि स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ पे जो रात में जो है आपस में लड़ना, ये जो है वो बड़ी बड़ी समस्या है। जैसे ऑनलाइन बेटिंग हो गई आपकी, ऑर्गेनाइज क्राइम हो गया, वो शहरों में बहुत ज़्यादा है। जबकि आप गांव में देखेंगे तो गांव में प्रॉपर्टीज़ को लेके आपस में मारपीट कर लेना, रात में शराब पी के हुल्लड़ करना, उस तरह की समस्याएं ज़्यादा हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप वहाँ की परिस्थिति को समझें, वहाँ के क्राइम डेटा को स्टडी करें, किस तरह के क्राइम वहाँ पर ज़्यादा होते हैं, और वहाँ के लोकल सॉल्यूशंस आप उसके लिए जनरेट करें। क्योंकि हर जगह अलग होता है। नक्सल एरिया की अलग रिक्वायरमेंट्स है, रूरल एरियाज़ की अलग रिक्वायरमेंट है, अर्बन एरियाज़ की अलग। आप प्रॉब्लम से परेशान मत हो। काफ़ी लोग, पुलिसकर्मियों की हर जगह कमी है, तो वो हम अचानक उसको पूरा नहीं कर सकते। जनता की अपेक्षाएँ बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम आज के दिन में लॉ एंड ऑर्डर हैंडल करना एक बहुत बड़ा ट्रेट है। जनता बहुत जल्दी उग्र हो जाती है, जनता की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे कहीं भी कुछ छोटी घटना होती है वो बड़ा रूप ले लेता है। बहुत ज़रूरी है सोशल मीडिया मॉनिटरिंग करना कि क्या चीज़ लोग सोच रहे हैं, क्या लोग आगे कर सकते हैं। प्रीएम्प्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत ज़रूरी होता है कि अपने पुलिस वालों के इमोशंस पे भी कंट्रोल करना। काफ़ी बार होता है कि पुलिस को पथराव हुआ तो पुलिस जो है पत्थर लगा, तो एक पुलिसकर्मी को पत्थर लगा तो पुलिस जो है वो
अपना पेशेंस खो बैठती है, तो हो सकता है थोड़ा एक्सेसिव यूज ऑफ पावर हो जाए और एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स हो जाए। तो बहुत ज़रूरी है लॉ एंड ऑर्डर में आप जो लोकल लीडर्स हैं उनको इन्वॉल्व करना, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन्वॉल्व करना। बहुत ज़रूरी है अपनी बात मीडिया के थ्रू ट्रांसमिट करना, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, वेब मीडिया हो। तो बहुत ज़रूरी है कि एक जज करना कि किसी लॉ ऑर्डर में कितने फोर्स की आवश्यकता है, वो कैसे कंट्रोल किया जाए। आज के दिन में सॉफ्ट फैक्टर्स की स्टडीज़ की बहुत ज़रूरी है कि हम पुलिस वालों को कम्युनिकेशन स्किल, एंगर कंट्रोल स्किल, नेगोशिएशन स्किल, इन चीज़ों को सिखाएं, क्योंकि आज के दिन में हर आदमी एक कैमरामैन के हर आदमी एक मीडिया वाला है, सबके पास मोबाइल है, कैमरा है, कौन कब किस वीडियो को बना ले और उसको काट के किस तरह से प्रस्तुत करे। तो बहुत ज़रूरी है कि अपना जो नैरेटिव है वो जनता के सामने रखा जाए। बहुत ज़रूरी है कि जो इवॉल्विंग क्राइम्स हैं उसके बारे में जनता को बताया जाए। मेरे द्वारा लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जाते थे जहाँ पे क्रिमिनल्स की लाइव इंट्रोगेशन जो है वो दिखाया जाता था, तो जिसके कारण ये लोग फ़ोन करके ही बताते हैं, फिर हमने वीडियो देखा, हमने सीखा कि कैसे चोरी से बचा जाए, कैसे रॉबरी से बचा जाए, कैसे जो है क्राइम से दूर रहा जाए। तो बहुत ज़रूरी हो कि होता क्या है कि यदि आप सही वर्जन नहीं दिखाएंगे तो लोग वेब सीरीज़ देख के और मूवीज़ देख के एक अलग जो स्कीम ऑफ थिंग्स उनके दिमाग में आती है। और आप देख रहे हैं आज के दिन में काफ़ी सारे इस तरह के सीरियल्स को देख के लोग अपराध करने के नए तरीके भी सीख रहे हैं। काफ़ी लोगों को आप देखेंगे वो किताबें जो क्राइम किताबें हैं वो पढ़ के क्राइम के नए नए तरीके भी सोच रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है पुलिस के लिए, क्योंकि लोग जो है बहुत ही शातिर तरीके से क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन ये मैं जनता को बताना चाहूँगा, वो क्रिमिनल कितना भी शातिर हो, कुछ ना कुछ टेल साइन वो छोड़ के जाता ही है, जो कि एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटिव पुलिसिंग में वो क्राइम पकड़ा ही जाता है। हो सकता है समय किसी में ज़्यादा लगे, किसी में कम लगे, लेकिन निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी का फ़ायदा जिस तरह से क्रिमिनल सब उठा रहे हैं, तो पुलिस को भी टेक्नोलॉजी सेवी होना बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में सर्वेलेंस कैमरास की बहुत रोल है, ड्रोन कैमरास की काफ़ी रोल है। तो कहीं ना कहीं हमें भी टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड होने की आवश्यकता है। सर, आपने दो चीज़ों का जिक्र किया, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और टेक्नोलॉजी। जब हम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं तो अब फॉरेंसिक्स की एक महत्वपूर्ण भूमिका, एक पहलू है, महत्वपूर्ण पहलू है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में। तो ये कैसे आप लोगों को हेल्प करता है और किस तरीके से ये ना सिर्फ इन्वेस्टिगेशन में बल्कि केस के रेजोल्यूशन में आपको ये हेल्प करता है? साइंस और फोरेंसिक मेडिसिन दोनों का काफ़ी इंपॉर्टेंस है पुलिस इन्वेस्टिगेशन में। आप जाके वहाँ पे फिजिकल एविडेंसेस आप कलेक्ट करते हो, बायोलॉजिकल एविडेंस जो है, ब्लड हुआ, सीमेन हुआ, स्पूटम हुआ, काफ़ी चीज़ें आप वहाँ से रिकवर करते हो, आप उसको जोड़ते हो। और कहीं ना कहीं जब आप फोरेंसिक एविडेंस, आप फिंगरप्रिंट्स हुआ, फुट के प्रिंट्स हुए, एक तो है कि जनता में इससे भरोसा बढ़ता है। कोर्ट में आपका एविडेंस जो है वो ज़्यादा सॉलिड होता है, केस मजबूत होता है, उसमें कन्विक्शन मिलता है। क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि जो क्रिमिनल्स हैं उनको सज़ा हो, नहीं तो जनता के अंदर ये बात जाती है कि वो तो क्राइम किया, वो तो छूट गया, और उससे फिर पुलिस पे भरोसा कम होता है, फिर जनता कानून को अपने हाथ में लेती है। आप देख सकते हैं मॉब जस्टिस की जो बात हो रही है, लोग आग लगा देते हैं, लोग कुछ कर देते हैं, लोग खुद ही बदला लेना चाहते हैं, वो भी समाज के लिए गड़बड़ है। क्योंकि यदि हर व्यक्ति खुद कानून को हाथ में लेने लगे तो कहीं ना कहीं एनार्की और लॉलेसनेस हो जाएगा और उससे सभी को नुकसान होगा। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम जो टेक्नोलॉजी की जो बात कर रहा था, काफ़ी टाइम फेक इन्फॉर्मेशन भी फैलती है, काफ़ी वेस्टेड इंटरेस्ट उसको फैलाते हैं मॉब को इंसाइट करने के लिए, अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए, अपने रिलीजियस फ़ायदे के लिए, कल्चरल फ़ायदे, जो भी चीज़ है। तो हमें ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट से ही बचना है। हाँ, बहुत ज़रूरी है यूथ को कि किसी भी व्हाट्सएप मैसेज को वो फॉरवर्ड ना करे जब तक वो खुद उसकी सत्यता से वाकिफ़ ना हो जाए। नहीं तो एक ये भी आदत हो गई है कि लोग मैसेज लिख के भेजते हैं कि प्लीज़ फॉरवर्ड इट टू 1000 पीपल, और हम लग गए 1000 लोग को भेजने में। तो डेटा फ्री है, हम भेजे जा रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमारे 1000 लोगों को भेजने से एक तो हमारी विश्वसनीयता भी कम होगी, कल को यदि वो मैसेज गलत निकला तो बहुत ज़रूरी है कि हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तो हम उसको पुलिस को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को फॉरवर्ड करें, कंपेयर टू उसको हम मैसेज को फैलाएं। और आज के टाइम में यदि कोई अपराध बड़ा हो जाता है, दंगा फसाद हो जाता है, तो आपने यदि मैसेज को फैलाया है तो आप भी इसके लिए आप क्राइम में जो है हिस्सेदार माने जा सकते हैं। तो मोबाइल आज के दिन में सबसे बड़ा एविडेंस है। हाँ, जितनी क्राइम डिटेक्ट होता है
50% से ज़्यादा आप देखेंगे तो मोबाइल से ही होता है। आपके कॉल डिटेल लोकेशन से, आपके व्हाट्सएप आपने किस किस को भेजा है, आपके डेटा से, आपकी वेबसाइट पे गए हैं। तो आज के दिन में मोबाइल इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना मोबाइल किसी को ना दें। काफ़ी लोग देखते हैं मोबाइल किसी के पास पड़ा हुआ है, सिम नंबर आपने कुछ सिम यूज़ किया, फिर आपने किसी और को सिम पकड़ा दिया। यदि आपके नाम पे सिम है तो कभी भी वो सिम किसी को ना दें। ये ना सोचें, क्योंकि यदि वो सिम का बाद में मिसयूज होगा और वो आपके नाम पे सिम है तो आपके ऊपर काफ़ी लीगल लायबिलिटी आ सकती है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप, जैसे हमारा सिग्नेचर होता है वैसे ही हमारा मोबाइल नंबर भी है, इसको अपने पास रखें। बार बार मोबाइल नंबर चेंज ना करें। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि ये नया स्कीम आ गया, इस सिम को फेंक के दूसरा सिम ले लिए। अब वो सिम का यदि बाद में मिसयूज होता है तो फिर मुश्किलों में फंस जाता है आदमी। हम फैंसी नंबर्स के चक्कर में रहते हैं। एक समय हुआ करता था कि नंबर डायल करते थे हम, तब तो फैंसी नंबर का मतलब समझ में आया कि आसान नंबर है, डायल करना आसान है, याद करने में आसानी है। आजकल तो हर चीज़ फ़ोन बुक पे रहता है, एक बार गूगल में नंबर सेव हो जाता है, एप्पल में नंबर सेव हो जाता है और लाइफ लॉन्ग रहता है। तो आप फैंसी नंबर की तरफ ना भागें, एक नंबर रखें और लंबे समय तक रखें। ये एक बात कही कि लोग नए नए सिम यूज़ करते हैं और फैंसी नंबर्स वगैरह। मान लीजिए कि किसी ने नंबर बदल ही लिया है, तो क्या कोई प्रिकॉशंस हैं जिसको उसे ध्यान में रखना चाहिए सिम एक्सचेंज करते वक्त, जिससे कि पुराना वाला जो सिम है वो उसकी आइडेंटिटी से अलग हो जाए, और अगर भविष्य में पुराने सिम से कोई फ्रॉड या कुछ होता है तो जो भी नंबर आपने छोड़ा है उस नंबर को ब्लॉक कर देना चाहिए। आपको जो जिस भी अपने टेलीकॉम प्रोवाइडर है आपका, वहाँ से उनके आप सेंटर पे जाएंगे तो बता देंगे कि इस नंबर से आधार लिंक्ड है कि नहीं। यदि आपका आधार लिंक नंबर है तो आप कृपया करके उसे ब्लॉक कराएं, या आजकल मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी है, आप उसको नंबर चेंज करा लें। दूसरे नेटवर्क पे जाना चाहें तो उसमें चले जाएं, लेकिन किसी भी नंबर को ऐसे ना छोड़ें। और ये भी ध्यान दें, काफ़ी मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड रहते हैं, तो आपने यदि उस नंबर को छोड़ा और उस नंबर को किसी और को मिल गया और वो आपके बैंक लिंक अकाउंट से आपका हो सकता है, इंटरनेट बैंकिंग भी ऑन कर सकता है, यूपीआई भी ऑन कर सकता है, आपके फ्रॉड भी आपके हो सकते हैं। कभी भी अपने नंबर्स को कृपया करके चेंज ना करें। धन्यवाद सर, आपने इतना समय हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे आईपीएस अधिकारी श्री अभिषेक पल्लव जी। जिले की आवाज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।